हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कोर्सेज चल रहे हैं। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे जो बर्निंग इशू इस वक्त चल रहा है लेबनान में, जो हैक करके पेजर, सैकड़ों पेजर उड़ा दिए गए, ब्लास्ट किए गए, वॉकी टॉकी उड़ा दिया गया। यहाँ तक कि घरों में रखे हुए जो सोलर सिस्टम है वो सब अचानक ब्लास्ट हो गए और ये हैकिंग हुआ। इसकी लंबी प्लानिंग इजराइल कर रहा था। इजराइल का जो मोसाद है वो उसने कैसे किया ये सब जानेंगे। और इजराइल ने डिक्लेयर कर दिया न्यू फेज ऑफ वार, मतलब पूरी तरह से साइबर वार किस तरीके से हो सकता है वो सब हम लोग अभी देख रहे हैं। तो डिटेल में इस पर बात करेंगे, बहुत ही ज़रूरी है ये सारी चीज़ों को समझना। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे दिल्ली की जो तीसरी मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना शुरू की है, क्या है ये योजना, केंद्र सरकार ने एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया है, और भी कई सारे टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उन सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स और क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। 71st बीपीएससी उसके जीएस की तैयारी के लिए हम लोगों ने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। और ये तैयारी प्री और मेंस यानी पीटी और मेंस इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए होगी। बाइलिंगुअल होगा, माध्यम मूलतः हिंदी में होगा, लेकिन इंग्लिश में भी आपको बताया जाएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। प्राइस इतना रखा गया है, बहुत मामूली, लेकिन एक चीज़ है कि लिमिटेड सीटें हैं, तो बस जितने हमें ज़रूरत है उतने लोगों को लेकर फिर प्राइस बढ़ा दिया जाएगा और बंद भी कर दिया जाएगा। तो रजिस्टर कर लें अभी तुरंत। और ख़ास बात है, जीएस के जो तमाम सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं पूरा करवाऊंगा कवर, साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस, ये सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी हमारे साथ। मैं और हमारी जो टीम है बेहतरीन, वो सब आपको तैयारी करवाएंगे। तो जीएस है, प्री और मेंस दोनों टेस्ट भी लिया जाएगा। प्री का तो टेस्ट जो है वो ऐप पर लिया जाएगा, और मेंस का आपको जैसे एग्जामिनेशन होते हैं उतना ही टाइम दिया जाएगा, और उस टाइम में आपको अपलोड करने हैं सारे हैंड लिख कर, ठीक है। और फिर उसकी समीक्षा हमारे शिक्षक करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें चीज़ें चूक गए हैं आप, या फिर कितनी बेहतर चीज़ें हैं, ठीक है। क्लासेस होंगे, उसके पैनल पीडीएफ मिलेंगे और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे। ओके, तो ये शानदार एक बैच शुरू हो रहा है। तो 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी कई सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, इसको परचेज कर लिया है, तो आप चूकिएगा मत, तैयारी शानदार हो जाएगी और मुझ पर भरोसा है, तो एकदम तैयारी तो बेहतर होगी ही आपकी, ठीक है। तो कैसे आप ज्वाइन करेंगे इसे? शार्प लर्निंग वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले पर जाइए, सर्च कीजिए सन्मय प्रकाश या फिर शार्प लर्निंग नाम से, आपको ऐप दिखेगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या होगा? लेबनान के किस संगठन से जुड़े सैकड़ों लोगों के पेजर और वॉकी टॉकी में सीरियल ब्लास्ट हुए, जिससे कईयों की मौत हो गई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। आपको मैं बताऊं कि इजराइल ने जब हमास पर हमला किया था, युद्ध शुरू किया था, दोनों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था, तो कई एग्जामिनेशन में हमास के बारे में क्वेश्चन आए थे। इसी तरह इसका जो आंसर है वो भी महत्वपूर्ण है। इसका क्या आंसर होगा? हिजबुल्लाह। क्या है? हिजबुल्लाह। इसको कई सारे देश आतंकी संगठन मानते हैं, अमेरिका, यूरोप के कई सारे देश, यहाँ तक इजराइल आतंकी संगठन मानता है, लेकिन कई सारे देश जैसे कि ईरान है, रूस है, ये सब, या सीरिया है, वो नहीं मानता है कि आतंकी संगठन है, ठीक है। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं, ढेर सारे लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं, हिट हुआ है। हुआ क्या? लेबनान और सीरिया दोनों जगहों पे हुआ है। वहाँ के कई शहरों में ये 17 सितंबर को, चाहे घरों में लोग रह रहे हों, सड़कों पे हों, बाज़ारों में हों, जो लोग भी जेब में पेजर रखे थे या फिर हाथों में रखे थे, वो अचानक फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला था और लेबनान से लेकर सीरिया तक चला था। और इसके 1-2 दिन बाद ही 19 सितंबर को क्या हुआ? वॉकी टॉकी और घरों में लगे हुए सोलर पैनल में भी विस्फोट होने लगे लगातार, धमाके से। यानी 19 सितंबर को 33 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे हज़ारों लोग जख्मी हुए हैं। ओके, और इस धमाके में लेबनान में मौजूद जो ईरान के राजदूत हैं वो भी घायल हो चुके हैं।
सीरियल ब्लास्ट का जो टारगेट था हिजबुल्लाह से जुड़े हुए लोग थे। एक बेसिक बात आपको बता दी, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैप के ज़रिए चीज़ों को बताएंगे। पेजर क्या होता है, ये हैकिंग कैसे हुई है, इतने सारे पेजर, इतने सारे जो वॉकी टॉकी है उसको कंट्रोल कैसे कर लिया, किसने किया, ये चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लेबनान और सीरिया में सैकड़ों पेजर, वॉकी टॉकी और सोलर सिस्टम में हुए सीरियल ब्लास्ट में किस खुफिया एजेंसी के हाथ होने का आरोप लग रहा है? क्या होगा आंसर इसका? आंसर होगा मोसाद। क्या है? मोसाद। मोसाद क्या है? इजरायली खुफिया एजेंसी है। ठीक है, इजरायली खुफिया एजेंसी है। और इस घटना के बाद इजराइल ने इसको न्यू फेज ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है। मतलब उसने इशारा कर दिया है कि ये सब मैं नहीं किया है। इजराइल ने एक तरह से इशारा कर दिया, न्यू फेज ऑफ वार, मतलब कि पूरी तरीके से ये साइबर वार के रूप में भी हम लोग इसको देख रहे हैं। अब इसको मैप के जरिए समझते हैं, डिटेल बताएंगे इसी के जरिए। ठीक है, मैप के जरिए चीज़ों को समझते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं कहाँ पर? पश्चिम एशिया की जो और जहाँ पर बहुत अस्थिरता है। पश्चिम एशिया इसको कहा जाता है, लेकिन ये इसको अमेरिका और यूरोप के लोग इसको क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो वहीं पर इस पश्चिम एशिया में आपको मैं बताऊं, ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये है इजराइल। ओके, यहाँ वाला। ये जो ग्रीन कलर में कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है क्या? ये फिलिस्तीन का हिस्सा है, एक वेस्ट बैंक कहेंगे और एक गजा कहेंगे। गजा पर हमास के साथ युद्ध चल रहा है इजराइल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, ये यहाँ पर ये बात जो देख रहे हैं आप, ये है लेबनान। ओके, इधर ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, और इधर है ये सऊदी अरेबिया। ओके, तो ये अच्छा, ये वाला क्या है? ये जो हिस्सा है वो मेडिटेरियन सी है, यानी भूमध्य सागर है। एग्जामिनेशन में मैप से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, इसलिए मैं थोड़ा डेप्थ में बताता हूँ आपको। ओके, तो अब हुआ क्या? हुआ ये 17 सितंबर को अचानक से लेबनान और सीरिया में यहाँ पर जो भी हिजबुल्लाह से रिलेटेड लोग थे, उनके वॉकी टॉकी तो फटे, साथ में उससे पहले फट गया पेजर। ओके, लेबनान की बात करें, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। सबसे ज़्यादा वहीं फटे हैं बेरूत में। और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं नजीब मकाती। हालांकि वो इनकार करते रहे हैं कि हमारा हिजबुल्लाह से कोई संबंध है। यहाँ लेबनान छोटा सा देश है, इसकी आबादी है 53 लाख। मुद्रा यहाँ पर चलती है लेबनानी पाउंड। ठीक है, चूँकि घटना सीरिया में भी हुई है, सीरिया की भी बात कर लें। इसकी राजधानी है दमिश्क। क्या है? दमिश्क। यहाँ प्रेसिडेंट है बशर अल असद। यहाँ पर मुद्रा है सीरियाई पाउंड। आबादी करीब 2.38 करोड़ के आसपास है। और ये इजराइल है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो यहाँ जो युद्ध चल रहा है, युद्ध का जो माहौल बना हुआ है, वो इस जगह पर बना हुआ है। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मोसाद ने महीनों पहले 5000 पेजर वॉकी टॉकी में विस्फोटक लगा दिए थे। महीनों पहले की मतलब 2 साल पहले भी हो सकता है। और ये पेजर कोड की मदद से ऑपरेट होते थे, और इन्हें साल की शुरुआत में लेबनान भेजा गया था। मतलब अभी इस साल के शुरुआत में, और उससे पहले भी कुछ भेजे गए थे। तो 17 सितंबर को क्या हुआ कि पेजर पर एक मैसेज आया, और उसके बाद फिर उससे विस्फोटक एक्टिवेट हो गए, और फिर मरने की घटनाएं शुरू हो गई, लगातार हो गई। ठीक है, हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे आरोप लगा दिया है, ये सारी जो काम हुए हैं वो इजराइल के वजह से हुए हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए, हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक संगठन है, उसके लीडर का नाम है हसन नसरल्लाह। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है? हिजबुल्लाह के लीडर का जो चीफ है उसका नाम हसन नसरल्लाह। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले एग्जामिनेशन में आ चुका है। किसका नाम? हमास के चीफ का नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, पीसीएस के लेवल के एग्जामिनेशन में। तो इस संगठन के लीडर का नाम है हसन नसरल्लाह। हिजबुल्लाह शब्द का जो अर्थ होता है पार्टी ऑफ गॉड। ये संगठन खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री और सोशल ऑर्गेनाइजेशन बताता है। लेबनान का बहुत ही ताकतवर ग्रुप है ये। अमेरिका और कई सारे जो संगठन है, कई सारे देश हैं, वो इसको आतंकी संगठन उन लोगों ने घोषित किया हुआ है। लेबनान में ज़्यादातर इलाकों में, यहाँ जो लेबनान है वहाँ ज़्यादातर इलाकों में हिजबुल्लाह का कब्जा है।
यहाँ तक कि सरकार में इसका दखल है। सरकार जो बनी हुई है वो उसमें हिजबुल्लाह जो है वो एक सदस्य के तौर पर है। ठीक है, हिजबुल्लाह 1980 में शुरू हुआ था लेबनान पर, मतलब 1980 की शुरुआत में इज़राइल के कब्जे के दौरान ईरान की मदद से इसको बनाया गया था। मतलब क्या था, 1980 के शुरुआत में इज़राइल ने लेबनान के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया था और उसी दौरान ये हिजबुल्लाह ने वहाँ पर अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। वैसे तो आप देखिए कि हिजबुल्लाह जो है ना वो एक शिया संगठन है, लेकिन हमास सुन्नी फ़िलिस्तीनी संगठन है, जबकि ईरान का सपोर्ट दोनों को है और इस वजह से दोनों जो है ना किसी भी मुद्दे पर एक हो जाते हैं। जैसे इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो हिजबुल्लाह जो है ना कई सारे हमले इजराइल पे भी कर रहा है। ओके, तो मसला क्या है यहाँ पर, देखिए ये जो युद्ध चल रहा है इसमें इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोप के देश शामिल है। ठीक है, इजिप्ट शांत पड़ा हुआ है, न्यूट्रल रुख अपना रहा है, सऊदी अरेबिया भी न्यूट्रल रुख अपना रहा है, लेकिन ईरान जो है ना, ईरान यहाँ लेबनान में इसको सपोर्ट कर रहा है, ईरान यहाँ यमन में हूती विद्रोही हैं उसको सपोर्ट कर रहा है, और ये सारी मदद ईरान से हिजबुल्लाह को मिलती है। हो गया, क्लियर होगी बात, ये चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं कि पेजर होता क्या है। आखिर जो पेजर है, जो घटना हुई है, वो पेजर एक वायरलेस डिवाइस होता है और जिसको बीपर के नाम से भी जाना जाता है कई जगहों पर। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका का शहर है, वहाँ पर शुरू हुआ था और तब 40 किलोमीटर के रेंज में इसके मैसेज भेजना संभव होता था। 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। मोबाइल के आने से पहले पेजर ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, सन 2000 के बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फ़ोन ने इसकी जगह ले ली थी, पेजर का यूज़ कम होने लगा था। अब तो भारत में जैसे कि नहीं के बराबर होता है पेजर का इस्तेमाल बहुत कम। पेजर की स्क्रीन आमतौर पर बहुत छोटी सी होती है, इसमें लिमिटेड कीपैड होते हैं और इसका इस्तेमाल दो तरह के मैसेज भेजने के लिए होता है। एक होता है वॉइस मैसेज और दूसरा है अल्फ़ा न्यूमेरिक मैसेज। और जो तमाम द हिंदू, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज के हैं, उन सब की ओर से दावा किया जाता है लेबनान में जो पेजर्स में विस्फोट हुआ है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक है। ठीक है, पेजर्स से मैसेज भेजने के लिए रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, रेडियो वेव का, और बेस स्टेशन से लगे ट्रांसमीटर के जरिए इसको भेजा जाता है और इसको ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। पेजर्स जो एडवांस पेजर होते हैं वो फ़ोन नंबर की तरह कोड नंबर दिए जाते हैं और उस कोड को डायल करने पर सिर्फ उसी पेजर पर मैसेज ट्रांसमिट होता है। बहुत ही सिक्योर होता है, आसानी से कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी इसको ट्रैक नहीं कर सकती है, अब तक यही होता है। और इस तरह के डिवाइस को ट्रैक करने के लिए उसके रेंज में होना बहुत ज़रूरी होता है। पेजर में ना तो जीपीएस होता है इसलिए ट्रैक नहीं कर सकता, ना ही आईपी एड्रेस होता है, जैसे मोबाइल में तो होता है, जीपीएस होता है, आईपी एड्रेस होता है, लेकिन पेजर में नहीं होता है। तो मोबाइल फ़ोन की तरह इसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो और पेजर का नंबर बदला भी जा सकता है, बार बार बदल सकते हैं, तो इसलिए उसको पता लगाना आसान नहीं होता है। और ख़ास बात है कि एक बार चार्ज हो जाता है ना पेजर, तो उसका एक सप्ताह से ज़्यादा समय तक यूज़ किया जा सकता है, जबकि मोबाइल तो 1-2 दिन में उसको चार्ज करना पड़ता है। तो यही वजह है कि इसको रिमोट लोकेशन में, जहाँ पर बिजली नहीं है, बैटरी मतलब ऊर्जा के संसाधन कम है, वहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सवाल ये होगा कि मोबाइल के युग में इतना तकनीक डेवलप कर रहा है, उस समय हिजबुल्लाह जो है ना वो इन पेजर्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, आखिर क्या वजह हो सकती है। देखिए, हिजबुल्लाह जो है ना वो अपने लड़ाकों को हैकिंग और हमलों से बचाना चाहता था और इसीलिए उसने कह दिया था कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना किया जाए। और यही वजह थी कि यहाँ पर लोग जो है ना, जो हिजबुल्लाह से संबंधित लोग हैं, वो पेजर का इस्तेमाल करते थे। ओके, यहाँ तक कि ईरान में जो मौत हुई ना हमास के चीफ की, जो हमास इस्माइल हानिया नाम था उसका, तो उसकी जो मौत हुई है, एक फ़ोन आया था, उसी के बाद वो विस्फोट हुआ वहाँ पर। तो हालांकि ईरान ने बहुत कुछ नहीं बताया था कि क्या मोबाइल ही विस्फोट कर गया था या क्या हुआ था, लेकिन इसको देख के ऐसा ही लग रहा है कि शायद वहाँ भी इस्माइल हानिया की मौत में भी इजराइल ने यही शायद काम किया होगा। ठीक है, तो ये फट के ये इस तरह से चीथड़े बन गए थे और चीथड़े तो ऐसे बने थे, वीडियो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि यूट्यूब पर उन वीडियो को नहीं दिखाया जा सकता जिसमें हिंसा हो,
तो इसलिए मैं वो वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों ने हाथ में रखे थे उसके हाथ फट गए, जिन लोगों ने जो सामने देख कर टाइप कर रहे थे उसका चेहरा वगैरह सब फट गया उसकी वजह से, यानी पेजर फटने की वजह से। जिन लोगों ने कमर में रखा हुआ था ना, उसका पूरा कमर का इतना हिस्सा वो जो है ना वो फट गया। ठीक है, तो अब सवाल होगा कि ये कैसे फटे हैं। इसकी दो थ्योरी बताई जा रही है, वॉकी टॉकी की भी और इसकी भी। एक तो CNN जो है ना, जो अमेरिकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहना है कि पेजर्स को हैक करके उसमें लगी हुई जो लिथियम बैटरी है उसको ओवर हीट करके डेटोनेट कर दिया गया था। और हालांकि इस पर संभावना बताई जा रही है कि कम है, ओवर हीट की वजह से अचानक से नहीं फटेगा। दूसरी थ्योरी ये है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये सही है, कि सप्लाई चेन पर ही अटैक हुआ था। ठीक है, हुआ ये कि कुछ महीने पहले ही हिजबुल्लाह ने वॉकी टॉकी और जो पेजर हैं, करीब 5,000 से ज़्यादा पेजर और वॉकी टॉकी वो मंगवाए थे। तो कुछ तो खबरें आई थी कि ताइवान की एक कंपनी से मंगवाए थे, लेकिन फिर ताइवान की उस कंपनी ने कहा कि नहीं, मेरे ही ब्रांड नेम से यूरोप की एक और कंपनी है जो भी बनाती है, तो वहाँ से गया होगा, ये मेरा नहीं है। तो हुआ ये कि जो कंपनी से जो ऑर्डर हिजबुल्लाह ने दिया था, तो कंपनी से निकला। ठीक है, तो या तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या रास्ते में ही उन सब को खोलकर और उसमें डेटोनेट कर दिया गया, मतलब डेटोनेटर उसमें लगा दिया गया और उसको कनेक्ट कर दिया गया खास मैसेज से, ताकि जैसे ही वो मैसेज पहुंचेगा उस पर, वैसे ही वो उसमें विस्फोट होने लगेगा। और इसी पर तमाम जो अखबार है ना, वो सब कह रहे हैं कि इसी से ये घटना हुई है। और ये पेजर में 10 से 20 ग्राम के हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक लगाया गया होगा, जो फटा और साथ में बैटरी भी फट गई और उससे नुकसान हो गया। पटाक पटाक की जैसी आवाज़ हुई थी। और न्यूज एजेंसी जो रॉयटर्स है, उसका ये कहना है कि ये पेजर कुछ वक्त पहले ही, मतलब वही यही बात है जो मैंने कहा, हिजबुल्लाह को मिले थे, ताइवानी कंपनी से लिए गए थे। हालांकि ताइवानी कंपनी ने कहा है कि नहीं, हमने नहीं दिया था, कहीं और से लिया गया था। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, पेजर इस्तेमाल तो कर रहे थे। आप सोचिए कि कई महीनों से ये पेजर का कंट्रोल किसके पास था? इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो दुनिया भर में बहुत ही खतरनाक ढंग से मशहूर है, मोसाद, उसके कंट्रोल में ये सब कुछ था। मतलब चुपचाप वो देख रहा है, जब हमला करना है तब उड़ा देना है एक साथ। नतीजा ये है इस वक्त लेबनान में कि लोग मोबाइल को छूने से भी डर रहे हैं कि क्या पता मोबाइल भी फट जाए। इसमें तो ये जो लिथियम बैटरी है, बहुत छोटी सी बैटरी है, और मोबाइल वगैरह में क्या होता है, तो 5,000 mAh की भी बैटरी होती है। अगर ये मोबाइल इस तरह का फट गया, इस तरह की घटना हो गई, तो पूरा व्यक्ति फट जाएगा। ठीक है, तो ये जो, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो हिजबुल्लाह है, उसकी स्थापना वैसे 1982 में हुई थी, लेबनान में हुई थी। लीडर का नाम है हसन नसरल्लाह। इसका मकसद है इजराइल को ख़त्म करना और अमेरिकी आधिपत्य को चुनौती देना। इसके 45,000 लड़ाके हैं। लेबनान में जो सरकार है उसमें उसका दखल है। ओके, लीडर्स हैं, सांसद वगैरह इसके हैं। 20,000 एक्टिव लड़ाके हैं इसके, 25,000 रिजर्व लड़ाके हैं। इसकी कमाई $70 करोड़ होती है साल में। बहुत बड़ा हिस्सा इसका ईरान से मिलता है इसको। दूसरी बात और क्या है, इसके पास ये तो है 1.25 लाख के आसपास इसके पास मिसाइलें हैं, एंटी टैंक हथियार हैं, एंटी शिप मिसाइल है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है इसके पास, जैसा इजराइल की सेना का कहना है। ओके, और कई सारे देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, अरब लीग, कनाडा, अर्जेंटीना, बहरीन, कोलंबिया, जर्मनी, इजराइल, नीदरलैंड, पराग्वे, ये सब हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। भारत ने कभी आतंकी संगठन इसको घोषित नहीं किया हुआ है, क्लियर होगी बात। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड जो है ना, वो हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री विंग है उसको आतंकी संगठन मानता है, हिजबुल्लाह को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है। और ये भी बात ये हो रहा है कि जो वहाँ पर घटना हुई है
लेबनान में इतनी बड़ी घटना है, इससे पूरी दुनिया की सरकार भी टेंशन में है। जैसे भारत को देख लीजिए, आपके पास जो मोबाइल है वो कहाँ से बन के आया है? ज़्यादातर चाइना से बन के आया है। अब आप कहेंगे मेड इन इंडिया भी तो है। भारत में भाई साहब असेंबलिंग हो रहा है, भारत में उसके चिप अभी नहीं बनाए जा रहे हैं, चिप तो चाइना से आ रहा है या ताइवान से आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं, उस पर मुहर मार रहे हैं, किस चीज़ का? मेड इन इंडिया। ओके, चीज़ें बाहर से आ रही हैं। हाँ, उसमें से कुछ चीज़ें जैसे ऊपर के हिस्से, बैक का हिस्सा हो गया, इसके अलावा उसका जो प्लास्टिक का सेट है वो सब भारत में बन जा रहा है। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है भारत में चिप बनाने की, लेकिन अभी हम निर्भर हैं चीन पर, कुछ ताइवान पर और दुनिया के अन्य देशों पर। तो हमारे पास जो लैपटॉप है, हमारे पास जो मोबाइल है, ये सब ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बाहर से आ रही हैं। तो जो सप्लाई चेन है, या तो वहाँ से कुछ गड़बड़ किया जा सकता है, या फिर जो सप्लाई चेन है वहाँ पर उसको उसमें फेरबदल किया जा सकता है, जो कि हाल लेबनान में और सीरिया में हुआ है। हिजबुल्लाह जो संगठन है उसके ऊपर हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी हो गया एक तरह से कहिए, जब जंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी सिग्नल के जरिए क्या किया गया? ये जो पेजर है, वॉकी टॉकी है, उसको उड़ा दिया गया। वॉकी टॉकी उड़ाने का तो अलग मामला है, पेजर को उड़ा दिया गया तो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उन सब ने पेजर को फेंक दिया। ठीक है, पेजर फेंक दिया, उसके बाद फिर वॉकी टॉकी से बात करने लगे। अब वॉकी टॉकी भी फट गया। वॉकी टॉकी तब फटा जब पेजर से जो फटने से जो लोग, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनका जनाजा निकाला जा रहा था, और उसी दौरान जब वो बात कर रहे थे वॉकी टॉकी से, वो फट गया। वॉकी टॉकी लोगों ने या तो हाथ में लिया हुआ था या बात कर रहे थे कान में लगा के, फटा तो पूरा सिर फट गया। कमर में लगाया था, पूरा कमर हिस्सा खत्म हो गया। तो अब वहाँ पर लेबनान में यह हालत है कि लोग मोबाइल को छूने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं इजराइल क्या करेगा। ओके, और ये भी संभावना जताई जा रही है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल करके पेजर में मतलब कोडेड मैसेज भेजा था, जिससे कि ये ब्लास्ट हुआ है। ओके, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है अभी, यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रहा है उसमें भी बहुत कुछ हो रहा है बहुत तेज़ी से। 2022 के अंत में क्या हुआ था? यूक्रेन ने रूस के 400 सैनिकों को मारने का दावा किया था, जो एक ही जगह छिपे थे, और यूक्रेन ने बताया था कि रूस के सैनिक मोबाइल चला रहे थे, और जिससे पता चल गया था, उसको लोकेशन मिल गया था, उसने मार दिया था। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि जो मोसाद है, जिसका ये उसका ठप्पा है, मतलब मुहर है, उसका क्या मकसद है इसको हमला करवा के? क्योंकि आप तो ये समझ रहे हैं ना, आपको तो ये सोचना होगा कि लड़ाई तो चल रही है हमास और इज़राइल के बीच में, ये हिजबुल्लाह कहाँ से आ गया? देखिए, हिजबुल्लाह जो है वो हमास का समर्थन करता है। ओके, और लगातार हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो मिसाइल मारते हैं किस पर? इज़राइल पर। इज़राइल का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसको रोक लेता है, लेकिन फिर भी वहाँ से पहुँचते हैं। लगातार ये हो रहा है। तो ये संभव है कि इज़राइल ने हिजबुल्लाह को मानसिक तौर पर कमज़ोर करने के लिए ये हमले किए, और इससे ताकि हिजबुल्लाह का कॉन्फिडेंस कम हो जाए, डर जाए वो बुरी तरीके से। ठीक है, और इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं, लेकिन मोबाइल को फोड़ने का काम किया गया था, तो अब ये भी फोड़ दिया गया, वॉकी टॉकी और पेजर को फोड़ दिया गया। और इसके ज़रिए इज़राइल ने एक मैसेज दिया है कि उसके पास इतना तगड़ा खुफिया तंत्र है, टेक्नोलॉजी है, ताकत है कि कहीं भी किसी भी जगह मिशन को अंजाम दे सकता है। इज़राइल की इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, अस्पताल में संसाधनों की कमी है, पढ़ाई लिखाई की कमी है। ऐसे में वो इस तरह के हमले कराकर हिजबुल्लाह के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट भी पैदा करना चाहता है। कहाँ पर? लेबनान में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप मैप के ज़रिए पूरी चीज़ों को समझ गए होंगे। ओके, और एक और मैं लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि जो राजदूत हैं ईरान के, जो कि लेबनान में तैनात हैं, उनका नाम है मोजतबा अमानी। ठीक है, मोजतबा अमानी। तो उनकी एक आंख ख़राब हो गई है क्योंकि वो पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरी आंख में भी चोट लगी हुई है, और तो उसी समय पेजर जो है फट गया था, और ये भी माना जा रहा है कि इनको भी टारगेट किया गया था
इसराइल के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपने जान ली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक और बात बताऊं कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान है, ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, रेलवे, टीचर, इन सब के लेवल का भी है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, मामूली सा प्राइस है उसका। उसके ज़रिए PDF मिलता है, वीडियो मिलता है, टेस्ट लिया जाता है, ये सब कुछ होता है। और PDF जो होता है वो 1 लाइनर MCQ नोट्स होता है और उसमें वीडियो के लिंक भी होते हैं। जैसे ये वाला जो पूरा मुद्दा था ना, ये जो लेबनान वाला जो मुद्दा था, इसको बिना विजुअली देखे हुए आपको समझना मुश्किल होगा, पढ़ तो लेंगे। तो इसलिए ये मेंबरशिप के ज़रिए आपको वीडियो का लिंक भी मिलता है PDF के में ही। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, विजुअली समझना चाहते हैं, मैप समझना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे और चीज़ों को समझ लेंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। और हाँ, आपको बताऊँ कि 71st BPSC का GS की तैयारी के लिए बैच लॉन्च हो चुका है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, शार्प लर्निंग ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो एक लाइक बटन दबा दीजिए, इतनी सारी मेहनत आपके लिए हो रही। तो क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि दुनिया में जो पुरुष और महिला हैं उन दोनों को बराबर वेतन मिले। ऐसा ना हो कि महिलाओं को कम दिया जाए और पुरुषों को बेहतर वेतन दिया जाए। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, LCA तेजस लड़ाकू बेड़े यानी स्क्वाड्रन कहिए, उसकी पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? क्या नाम होगा? आंसर होगा मोहना सिंह। ठीक है, ये मोहना सिंह, उनको एयरफोर्स में वो किस पद पर हैं? स्क्वाड्रन लीडर पद पर हैं। और ये न्यूज़ देख रहे हैं, स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन LCA तेजस फाइटर फ्लीट। ये द हिंदू ने ये पब्लिश किया है 18 सितंबर को। ठीक है, तो LCA का फुल फॉर्म क्या होगा? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो LCA तेजस है, अपना भारत में जो निर्मित है स्वदेशी ये जो जहाज है, तो उसके स्क्वाड्रन का जो नाम है एलीट 18 फ्लाइंग बुलेट्स। एलीट 18 फ्लाइंग बुलेट्स तो उसी में शामिल हुई हैं। और इस स्क्वाड्रन में, तेजस के स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई है मोहना सिंह। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं आप। इनके बारे में बताऊं, ये उन 3 महिलाओं के पहले समूह का हिस्सा हैं जो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू पायलट बनी थी। मोहना सिंह के साथ अन्य इनकी जो महिला साथी थी, स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ और स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी का नाम सुना होगा आपने, तो वो अभी सुखोई 30 MKI विमान उड़ा रही हैं। ओके, वैसे एयरफोर्स की पहली महिला पायलट कहेंगे तो उसका तमगा अवनी चतुर्वेदी के पास है, क्योंकि उनको सर्टिफिकेट पहले दिया गया था और उसके कुछ मिनट बाद मोहना सिंह को दिया गया था और भावना कंठ को दिया गया था। ठीक है, तो अभी तक ये MiG-21 उड़ा रही थी मोहना सिंह, और अब तेजस फ्लीट में ये शामिल हो गई हैं। ओके, अच्छा, अगर अब चर्चा होगी कि फौज में जो महिला पायलट की अगर चर्चा हो, तो 2016 में महिलाओं को लड़ाकू विमान के क्षेत्र में मतलब एंट्री दी गई थी। और तब से अभी वायुसेना में लगभग 20 महिला लड़ाकू पायलट हैं। 2016 से पहले तक केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही उड़ाने की इजाज़त थी महिलाओं को। अब देखते हैं कि फौज में पहली महिला पायलट की बात कर लें तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट कौन होगी? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, उनके साथ भावना कंठ और फिर मोहना सिंह भी आई थी। ओके, तो अवनी चतुर्वेदी पहली होगी। उसके अलावा राफेल विमान की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह होगी। इंडियन आर्मी की पहली महिला फाइटर पायलट, ये आर्मी की बात हो रही है, उससे पहले एयरफोर्स की बात हो रही थी। आर्मी की अभिलाषा बराक। इंडियन नेवी की पहली हेलीकॉप्टर पायलट महिला, तो वो अनामिका बी राजीव। और LCA यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस लड़ाकू बेड़े यानी स्क्वाड्रन में पहली महिला फाइटर पायलट तो मोहना सिंह। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में ये भी सवाल हो कि आखिर
महिला पायलट या पायलट बनते कैसे हैं, फाइटर पायलट कैसे बनते हैं, उसके बारे में बस ज़रा सा बता दूँ। देखिए, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उसमें एंट्री के लिए एनडीए या एनसीसी स्पेशल एंट्री या एफकैट या सीडीएस का एग्ज़ाम देना होता है, और इसमें से कोई भी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप चाहें तो फाइटर पायलट बन सकते हैं, अगर आपकी शारीरिक स्थिति एकदम बेहतर है तो। और इसके लिए नासिक के कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन का कोर्स करना पड़ता है, मतलब ये गवर्नमेंट की ओर से ही कराया जाता है, तब आप फाइटर पायलट बन सकते हैं या बन सकती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं। दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री हो गए, अब मतलब पहले पूर्व थी, अब एक और तीसरी बन गई है। ठीक है, आंसर क्या हुआ, अतिशी। इस पहले शीला दीक्षित थी, रह चुकी थी मुख्यमंत्री, और उससे भी पहले, शीला दीक्षित से भी पहले कौन थी, सुषमा स्वराज। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की थी सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी है अतिशी। ठीक है, तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, उसने भी लिखा है फ्रॉम एजुकेशनिस्ट टू दिल्लीज 3rd वुमेन सीएम अतिशी। पहले नाम इनका कुछ और भी था, लंबा नाम था, बाद में इन्होंने अपना नाम छोटा कर लिया था, केवल अतिशी। तो दिल्ली के अब कहिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर विधायक दल की मीटिंग हुई, मतलब फैसला इन्हीं का था कि इनको बनाया जाए। तब फिर उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं विनय कुमार सक्सेना, तो उन्होंने अतिशी को नया सीएम मनोनीत कर दिया। ठीक है, अतिशी जो है वो, उनका जन्म हुआ था 8 जून 1981 को, 1981 को। हिस्ट्री से मास्टर्स किया हुआ उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राजनीतिक जीवन की बात करेंगे तो 2013 में आम आदमी पार्टी यानी आप ज्वाइन किया था इन्होंने। 2015 से 18 तक डिप्टी सीएम जो उस वक्त के थे मनीष सिसोदिया, उसकी एडवाइज़र रही। एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया इन्होंने दिल्ली में। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक बनी थी। 2023 में जब सिसोदिया यानी सिसोदिया जो डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, उनकी जब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद फिर दिल्ली का कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया था अतिशी को। ओके, तो ये है, और अब मुख्यमंत्री बन गई हैं। 3 महिला मुख्यमंत्री अभी तक दिल्ली में हैं, रही हैं। एक पहली सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी ये अतिशी हो गई हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है सितंबर 2024 में? आंसर होगा ओडिशा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 17 सितंबर को महिला को केंद्रित ये योजना, उसके शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। सुभद्रा योजना है ना, उसका नाम भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र की जो बहन सुभद्रा, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस योजना के तहत क्या होगा, 21 से 60 साल की महिलाओं को 2024-25 और 28-29 के दौरान, यानी 5 सालों के दौरान 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मतलब कि हर साल 10,000 रुपये 2 किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में चला जाएगा। इस योजना में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही। उड़ीसा मैप में ये रहा, और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। गवर्नर है रघुबर दास। राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी खिताब जीत लिया है? आंसर होगा 5वीं बार। इस बार 5वीं बार जीत लिया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का, और चीन को 1-0 से हराकर ये खिताब जीता है। ये भी सवाल हो सकता है किसको हराया, तो चीन को हराया है। और भारत के लिए डिफेंडर जुगराज सिंह ने गोल किया था, और इस गोल ने भारत को खिताब दिलाने में बड़ी मदद की। ठीक है, ये फाइनल मुकाबला कहाँ पर हुआ था? तो चीन में हुआ था। चीन की एक जगह है, उसका नाम है हुलुन बुइर। क्या नाम है? हुलुन बुइर। ठीक है, तो 5 खिताब भारत ने अब तक जीत लिए हैं पुरुष हॉकी एशियन ट्रॉफी का। पहला 2011 में खेला गया था, वो जीत लिया। फिर 2013, 18, 2023 और अब 2024 में। 2018 में भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता थे। ओके, तो ये 5वीं बार 2024 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने 5 खिताब के बारे में दे दिया था।
वैसे PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा, डेली का PDF फ्री होता है, डाउनलोड कर लेना आप। वैसे मेंबरशिप लेंगे तो फ़ायदा होगा आपको। और BPSC का जो GS का जो बैच है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा बबीता चौहान। क्या नाम है? बबीता चौहान, ये है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। और इसके अलावा उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। किसको? एक तो अर्पणा यादव, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया, और चारू चौधरी, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। 2 उपाध्यक्ष और 1 अध्यक्ष। तो ये गवर्नर आनंदीबेन पटेल, तो उन्होंने इनकी नियुक्ति की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 17 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। ठीक है, ये है थीम, रोगी सुरक्षा के लिए निदान में सुधार। ओके, और इस दिवस को WHO ने घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया है? आंसर होगा अमृत मोहन। ठीक है, नियुक्ति की जो कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है ना, उसी ने ये फैसला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो अमृत मोहन जो है ना, वो उड़ीसा कैडर के IPS अधिकारी हैं, तो अब डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। इससे पहले दलजीत चौधरी जो SSB के डायरेक्टर जनरल थे, तो अब इन्होंने प्रभार दे दिया है किनको? अमृत मोहन को। दलजीत सिंह चौधरी वो BSF के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, और SSB के अब हो गए हैं अमृत मोहन। ओके, तो ये था दोस्तों करंट अफेयर्स आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट, तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। तो करंट अफेयर्स का मेंबरशिप अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, बहुत काम आने वाला है, तैयारी शानदार होगी आपकी। और 71st BPSC का GS की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे साथ। लिमिटेड सीटें हैं और प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी GS की। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।